विद दिवाली अराउंड द कॉर्नर हर कोई फेस्टिवल के मूड में है, लेकिन यहाँ पे जो वर्स्ट अफेक्टेड पीपल हैं वो है एस्थमेटिक पेशेंट। डिस्पाइट सो मच एनवायरमेंटल हजार्ड वार्निंग, एक हार्श रियलिटी ये भी है कि आजकल जो लोग हैं वो कॉन्शियसली जो है वो अपने क्रैकर को बर्स्ट कर रहे हैं। क्रैकर बर्स्टिंग से क्या होता है, यहाँ पे आपको कितने सारे केमिकल रिलीज होते हैं और इंडिया स्पेशली दिल्ली जो है वो एक गैस चैम्बर की तरह बन जाता है, जहाँ एक पराली की प्रॉब्लम भी है, उसी के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी है कि लोग जानते हुए भी क्रैकर बर्स्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से निकलते हैं हार्मफुल केमिकल्स। और यही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो अस्थमेटिक पेशेंट और जिनको भी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है उनकी कंडीशन को वर्स करते हैं। हर साल दिवाली पे 1% पॉपुलेशन जो है वो इमरजेंसी में जाती है जस्ट बिकॉज उनको अस्थमा के अटैक आए हैं और ये जितने भी केमिकल्स जो क्रैकर से निकले हैं उन्होंने उसके एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया है। तो अस्थमा के पेशेंट के लिए ये एक बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि अभी दिवाली जितनी दूर है उससे पहले हम क्या क्या तैयारी करें अस्थमा के लिए, कि जब हमारे पास दिवाली आएगी और सो कॉल्ड हम एक गैस चैम्बर के अंदर बंद हो जाएंगे तो हमारे पास ऐसे कौन से मेजर होंगे जिससे हम अपने अटैक को रोक सकते हैं, हम अपने एलर्जिक ट्रिगर्स को रोक सकते हैं। तो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय योर दिवाली लाइक ऑल द अदर पीपल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रिकॉशंस हम ये ले सकते हैं कि जब दिवाली के टाइम आए तो उसके 3-4 दिन पहले आप ऐसे एरिया में जाना बंद कर दीजिए जहाँ पे काफ़ी डस्ट हो, जहाँ पे बच्चे काफ़ी क्रैकर्स जला रहे हो उस जगह पे ना जाएं। कोशिश करिए आप हर समय मास्क पहने रहें और अपना इन्हेलर हमेशा अपने साथ रखें। और तीसरा, हम दिवाली पे बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि हमारे घर की सफाई होनी चाहिए, हम दिवाली की सफाई में लग जाते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिनको भी कफ, कोल्ड या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है उनको दिवाली की डस्टिंग बहुत आराम से करनी चाहिए, यानी कि उन्हें बिल्कुल प्रॉपर मास्क पहन के कवर होके वो अपने दिवाली की सफाई करें और अगर कोशिश हो तो किसी और से करवाएं। और अगर आप थर्ड पार्टी की मदद ले रहे हैं तो आप उस कमरे में ना जाएं जहाँ पे डस्टिंग हो रही है। तो ये तो एक छोटे से टिप थी कि आप प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाइटरी पैटर्न में, हम अपने खाने पीने और हम अपने लाइफस्टाइल में, जिसमें आगे चल के मैं योगा आसन और प्राणायाम के बारे में भी बताऊंगी। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है हर किसी के लिए जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिसको अस्थमा है। और अब तो ये भी सिचुएशन हो गई है कि दिवाली पर ही ऐसे 10% लोग हैं जो कि अस्थमेटिक बन जाते हैं या जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिनको पहले से कोई हिस्ट्री नहीं थी ब्रीदिंग प्रॉब्लम की, उनकी भी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हम अपने घर को साफ तो करते ही हैं, क्यों ना इस बार दिवाली पे अपने बॉडी को भी पहले से ही साफ कर लें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को बात करने से पहले थोड़ा सा अस्थमा के बारे में जान लेते हैं। हम जब भी सांस लेते हैं तो ये जो सांस है वो हमारे नोज से माउथ की तरफ और डाउन द थ्रोट, ये कुछ छोटे छोटे एयरवेज से लंग्स की तरफ जाती है और यही जो पैसेज होता है ये डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे एयर पैसेज में, ताकि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर हमारे लंग्स में जाए और लंग्स से ये ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए। लेकिन अस्थमा में क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है एयर पैसेज की वो सूज जाती है, वो स्वेल हो जाती है, उनकी वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी टाइटन हो जाती हैं। तो इस वजह से जो उनका जो पैसेज है, जो रास्ता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, उस वजह से जो अमाउंट ऑफ एयर है वो बहुत कम जाती है। और ऐसे में एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहाँ पे इन एयर पैसेज के अंदर म्यूकस भर जाता है और ऐसे में बिल्कुल कंप्लीट ब्लॉकेज, जो इनके छोटे छोटे नैरो पाथवेज हैं इनकी कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है और इस टाइम पे अस्थमा के अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं, जहाँ पे कफिंग और टाइटनेस ऑफ चेस्ट हमारे को फील होता है और हमारे को सांस आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से दिवाली पे बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एलर्जी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, म्यूकस एक्युमुलेशन बढ़ जाता है और इन्हीं एलर्जेंस की वजह से, इन्हीं केमिकल की वजह से आपका एयर पैसेज फिर से ब्लॉक हो जाता है और आपको सांस आने में प्रॉब्लम होती है।
और हमने इसकी शुरुआत कैसे करनी है। अब हमें पता है कि दिवाली में अब बस 1 हफ्ता रह गया है, तो इसके लिए हमने आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। जो अस्थमा के पेशेंट ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके अंदर कितना म्यूकस एक्युमुलेट हो चुका है, और जहाँ तक कि वो सांस लेते हैं तो उसके साथ भी उनको वीजिंग की साउंड आती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले घी, तेल या कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ें अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देनी है। जितनी भी ये ऑयली चीज़ें होती हैं ये म्यूकस को बढ़ाती हैं, म्यूकस को कम नहीं करती। तो हमने इमीडिएटली ये पूरा 1 हफ्ता ना तो हमें तेल लेना है, ना हमें घी लेना है, ना हमें मक्खन लेना है, हमने ज़ीरो ऑयल पे आ जाना है। और जब हम ये ज़ीरो ऑयल पे आ जाएंगे उसके साथ हमारे को मैदा और प्रोसेस फूड जितने भी हैं उनका हमें कंजम्पशन बंद कर देना है। हमारा जो पूरी बॉडी है वो वन वे है, हमारा खाना मुंह से जाता है और एनएस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। लेकिन कहीं भी ब्लॉकेज होती है, मान लो अगर हमारे पेट में डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं हुआ है और अंदर खाना हमारा सड़ रहा है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन्फ्लेमेशन कहाँ होती है, जो भी आपका वीक पार्ट होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। और लंग्स के जो एयरवेज हैं अगर उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसका रीज़न भी आपके कोलोन या आपके पेट से संबंधित होता है। तो आपने कोशिश करना है कि आप अपना प्रोसेस फूड जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप होल ग्रेन पे जाएंगे, पूरा मोटा गेहूं का आटा लेंगे। इस टाइम पे हमने बिस्किट, नमकीन, चिप्स जो है वो बंद कर देने हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है और हम बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, और उस वजह से जो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन को अगर आपको कम करना है, अगर आपके लंग्स के एयर पैसेज में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, म्यूकस जमा है, तो सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ें प्रोसेस फूड और घी, तेल, मक्खन इसको तुरंत बंद करना होगा। तीसरे नंबर पे हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ना तो हम दूध लेंगे ना हम दही लेंगे, क्योंकि दूध और दही जो है वो एक बहुत ज़्यादा मेन कॉज होता है जब म्यूकस एक्युमुलेट होता है। तो जिनको भी कफ, कोल्ड और म्यूकस एक्युमुलेशन की प्रॉब्लम है वो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए वो दूध, दही, पनीर यानी डेयरी के हर प्रोडक्ट से वो दूर रहेंगे। तो ये तो बात हुई कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं लेनी। और अब हम बात करते हैं कि अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें लेनी है। हमने अपने दिन की शुरुआत करनी है गर्म पानी से। गर्म पानी में आप शहद भी मिला सकते हैं। शहद जो है वो म्यूकस को डाइल्यूट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और एस्थमेटिक पेशेंट के लिए शहद जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपना जो हर समय गर्म पानी पीते रहें, गर्म पानी में आप शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। तो जैसा भी आपका मन करे आप सुबह की शुरुआत ऐसे ही करिए, या तो आप वार्म हनी वाटर ले लीजिए, या फिर आप हनी, अदरक और तुलसी का जूस 2 चम्मच ले लीजिए, और तीसरे में आप इनकी चाय बना के, यानी कि आप अदरक, तुलसी को गरम करके अच्छे से उबाल के इसको छान के इसके बाद इसमें हनी मिलाना है। ध्यान रखिए उबलती हुई चीज़ में हम हनी कभी भी नहीं मिलाते। तो हमने ल्यूक वार्म चाय में ये हनी मिला के ये ले लेना है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके एयर पैसेज को क्लीन करने में, आपके अंदर जो म्यूकस एक्युमुलेट हुआ है उसको कम करने में। तो सुबह सुबह की शुरुआत हमने इससे करनी है। ग्रेप्स की जो शेप होती है वो हमारे लंग्स के एल्वेओलाई से मिलती जुलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेप्स हम बहुत अच्छे से इसमें कंज्यूम करें। अब अभी ग्रेप्स का सीज़न आया नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें किशमिश और मुनक्का ले सकते हैं। हम किशमिश को भिगो के, मुनक्का को भिगो के आप इससे सुबह की अपनी शुरुआत कर सकते हैं। यानी अभी आपने वो जो गर्म चाय पी थी उसके बाद आप 10 से 12 जो किशमिश हैं भीगी हुई, उनके पानी के साथ आप उसको लीजिए। खाने में आपको मैंने बताया कि आपको होल ग्रेन का यूज़ करना है। आप इसमें कोई भी साबुत दाल यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें मोटा पिसा हुआ आटा यूज़ कर सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं। खाना आपका नॉर्मल रहेगा, बस उसमें घी, तेल, चिकनाहट कुछ भी नहीं होगी। दही आप उसमें यूज़ नहीं करेंगे। सलाद का भरपूर यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स आपने खूब सारे खाने हैं, और अगर आपको लगता है कि ठंड का मौसम है, फ्रूट खाने का मन नहीं कर रहा, तो आप इसको सुबह ना लेके आप इसको मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप अपने फ्रूट्स को ज़रूर लीजिए। तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो खाना है वो बहुत ही हल्का, सात्विक और ऐसा बनाना है कि वो आपको बहुत अच्छे से पच जाए।
एक चीज़ का हम अस्थमा के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो कभी भी खाना जो है वो पूरा फुल करके नहीं खाएं। हमेशा 3/4 पार्ट जो आपका स्टमक का है वो एम्प्टी रहना चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी। अस्थमा पेशेंट को कोशिश करनी है कि वो टी और कॉफ़ी से दूर रहे। और अगर कई बार क्या होता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है तो वो एकदम से छोड़ भी नहीं पाते, तो आपने अपनी जो टी है वो आप इवनिंग में ही रखें। आप उसको मॉर्निंग में या रात को बिल्कुल भी वो चाय ना लें। ना तो आपने सुबह उठ के चाय लेनी है और ना ही आपने सोने से पहले चाय लेनी है। इवनिंग में आप एक छोटा सा डिकॉक्शन बना सकते हैं जिसमें जिंजर और गार्लिक को हमने पानी में गर्म करना है, और ये थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी हमने अगर पी लेंगे तो हमारा जो फिर से वही जो पैसेज है वो क्लियर होगा। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो अस्थमा पेशेंट अगर अभी से शुरुआत करें तो दिवाली तक उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि दिवाली पे पॉल्यूशन बढ़ता ही है। और खाना खाने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप एक गर्म पानी लें। गर्म पानी में आप नींबू निचोड़ के भी ले सकते हैं। अस्थमा पेशेंट के लिए विटामिन सी जो है वो एक रामबाण का काम करता है, बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो विटामिन सी तो आपको लेना ही है। विटामिन सी में आप आंवला, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, ये सारे फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने शाम को एक वेजिटेबल जूस बनाना है जिसमें पालक, आंवला, टमाटर, अदरक और गार्लिक ये चीज़ें पड़ी हो, और इस जूस को अगर आप पिएंगे तो ये जो जूस है ये पोटेशियम रिच होता है। इसके अंदर एक क्लींजिंग मैकेनिज्म है, ये आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है। और इसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें आपको कैल्शियम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये वाला जूस जो है वो आपको ज़रूर लेना है, डेली लेना है इवनिंग 5 o'clock, और फिर 7:30 बजे आपका अर्ली डिनर हो जाएगा। और आपने कोशिश करनी है कि जो आपका डिनर हो, जो डिनर का टाइम होता है वो अर्ली हो, यानी आप 7:30 तक डिनर कर सकें, क्यों, ताकि वो जो खाना है वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तब आपकी जो बॉडी है वो आपको डीप स्लीप में ले जाने में मदद करेगी। क्योंकि खाना आप लेट खाओगे और फिर एकदम सो जाओगे, और लेटते ही अस्थमा पेशेंट ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो डिनर है, ये तो होना ही चाहिए, जितने भी अस्थमा के पेशेंट हैं उनका जो हमेशा डिनर है वो अर्ली डिनर उनका ख़त्म हो जाना चाहिए। अस्थमा पेशेंट के लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम हफ्ते में एक बार फास्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी हमारे को रिकवर करने में बहुत हेल्प करती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है और वो हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को निकालता है। धीरे धीरे म्यूकस भी डाइल्यूट होने लगता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक के खाली होने की वजह से जो हमारी बॉडी है वो अपनी एनर्जी हमारे को ठीक करने में लगाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अस्थमा पेशेंट को हफ्ते में एक बार फास्ट तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी ऐसी है कि आपसे फास्ट नहीं होता तो आपने सारा दिन फ्रूट्स पे रह के फास्ट करना है। रात को आप 6 बजे हल्का खाना खा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को फास्टिंग के लिए तैयार करें, क्योंकि फास्टिंग जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है आपको ठीक करने का।